फर्स्ट एंड 22 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। क्रिएट मोर वुमेन सेंट्रिंग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वर्क सेज पार्लियामेंट पैनल। तो भी क्या पार्लियामेंट पैनल ने बोल रहे हैं कि जो मनरेगा स्कीम चल रही है उसको और ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड बनाओ। ठीक है, तो ये सोशल इश्यूज़ के अंडर कवर होगी। अभी के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज पे, उन्होंने अपने सबमिट किया एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने मनरेगा एक्ट के अंदर हम क्या चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं उसको रिकमेंड की है। ठीक है, इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन देती है हम जरा देखते हैं। इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, जो अभी नंबर ऑफ वर्क डेज हैं मनरेगा स्कीम के अंदर जो अभी 100 हैं उसको बढ़ा के 150 करना चाहिए। तो जितना दिन बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आप क्या करोगे, आपको उतने दिन की पेमेंट एक्स्ट्रा मिलेगी। फाइन, इसके अंदर इन्होंने भी क्या करा है, करंटली 50 एडिशनल डेज वर्क को प्रोवाइड किया गया है नोटिफाइड रूरल एरियाज में जहाँ पे ड्राउट आ जाती है, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ एडिशनल डेज प्रोवाइड कर सकती हैं फ्रॉम देयर ओन फंड्स। फाइन, ये क्या करती है, इसके अलावा वुमेन को भी इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करती है बाय प्रोवाइडिंग वुमेन सेंट्रिक वर्क्स। ठीक है, हाइवर ये 1/3 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वुमेन को देती हैं, लेकिन अभी भी जो वुमेन के पार्टिसिपेशन हैं वो पिछले 5 सालों से या 5 साल से ज़्यादा 50% पे ही स्टेगनेंट हो रखी है, मतलब बढ़ नहीं रही है वो, मतलब कि एक फिक्स हो चुकी है। इसके अलावा हमने बोला है कि हमें वेज में इंक्रीज़ करना चाहिए। वो हम कैसे करते हैं, अगर हम उनको जो कम्पनसेटरी इन्फ्लेशनरी इंडेक्स को है उसको लिंक करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, वेजिस में हमने जो लिंक किया हुआ प्राइस वो हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर का किया है। अगर हम इसको रिप्लेस करके ये वाला इन्फ्लेशनरी इंडेक्स अगर हम इनको लिंक कर दें तो हम उन लोगों के लेबर के वेजेस इंक्रीज कर सकते हैं, जिसको नोटिफाई किया जाता है बाय लेबर ब्यूरो। और इसके अलावा जो CPI AL है वो डिफरेंट होता है हर एक स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। इसके अलावा हमने क्या करना है, पूरी कंट्री में एक वेज होना चाहिए, मतलब अभी के क्योंकि डिफरेंट स्टेट अपने हिसाब से फिक्स करती हैं, तो इन्होंने बोला कि अक्रॉस द कंट्री देयर शुड बी अ सिंगल यूनिफाइड वेज सो दैट हम जो मनरेगा स्कीम के अंडर डिस्पैरिटी है वेजेस को खत्म करना चाहिए। करंटली क्या करती है, वेरी है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा हमने क्या करना है, स्टेट्स इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सके सो दैट टाइम पे अपना फंड्स रिलीज करें। इसके अलावा हमें जो भी अनस्पेंड बैलेंस है अभी तक आपने बैलेंस नहीं किया तो उसको मिटिगेट करना है। लोगों को, पुअर सेक्शन है मार्जिनलाइज लोगों को टाइम पे आपको वेजेस प्रोवाइड करनी है। फाइन, मनरेगा स्कीम है क्या, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों फंड करती हैं। इंप्लीमेंट इसके जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। इसके अलावा इसका एम ये है कि वो क्या करती है, एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है हर एक रूरल हाउस होल्ड में जिसका जो एडल्ट मेंबर्स है अगर वो अनस्किल्ड कोई करना चाहता है काम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है अपना, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च्ड। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट में भी कवर हो सकती है। देखो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है इसको डेवलप किया गया बाय द CSIR, दैट इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और एक प्राइवेट फर्म है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया। फ्यूल सेल है क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं, डिवाइस में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम क्या करते हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूज़ करते हैं, हीट एंड वाटर को, हाइड्रोजन और एयर को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये फ्यूल सेल कहाँ कहाँ काम आ सकता है, 3 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा या काम आ सकता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ सकता है, पोर्टेबल सेक्टर में आ सकता है, जैसे लैपटॉप्स वगैरह की जो बैटरीज हैं वो इसकी बन सकती हैं। स्टेशनरी डिवाइसेस में भी काम आ सकता है, मतलब जो एक जगह जैसे आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाते हो जहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो उनमें भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो। बेनिफिट्स क्या होंगे फ्यूल सेल के, सबसे पहले इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि इनकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो गोल्स है हमारी कमिटमेंट है उनको भी पूरा करते हैं क्योंकि ये कार्बन एमिशंस नहीं फैलाते। इसके अलावा ये क्या होता है, नॉइस भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं और जिसकी वजह से बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं रेजिडेंशियल, ऑटोमोटिव या पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इसके अलावा क्या करते हैं, ये स्मोक और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है एयर पोल्यूशन की वजह से जो आती हैं उनको भी क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। इसके अलावा जो इनका ऑपरेटिंग टाइम्स होते हैं वो ज़्यादा होता है, मतलब अगर आप एक बैटरी 10 घंटे चला सकते हो तो जो हाइड्रोजन की फ्यूल सेल की जो बैटरी होगी वो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जो टाइम होगा वो ज़्यादा होता है। चैलेंजेस क्या आते हैं बट हाइड्रोजन के फ्यूल सेल में, सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए गैस सिलेंडर चाहिए इनको स्टोर करने के लिए, फ्लैमेबल है, हाइड्रोजन को स्टोर करना ही खुद में एक चैलेंज है, इसकी हाई कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है जैसे सिस्टम का साइज मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एयर हीट एंड वाटर। फाइन, अब आप देख सकते हो फ्यूल सेल वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि इसमें जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कौन कौन होते हैं, हीट एंड वाटर होते हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम होता है सबसे पहले एनोड पे एंटर करता है। देखो एनोड होता है, कैथोड होता है, कैथोड होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। जो एटम्स होते हैं स्ट्रिप्ड होते हैं आउट ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से खो के जाते हैं, कैथोड के पास जाते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको
फोर्स किया जाता है कि वो सर्किट के पास जाएं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, ठीक है। जैसे वो सर्किट से निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स के साथ मिल जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज़ द वाटर एंड हीट। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। लद्दाख सेट टू गेट जियोथर्मल पावर बूस्ट। तो अगेन ये जो एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या स्ट्रेटेजी का एक पार्ट था जिसके अंदर यही था कि हमें कार्बन के फुटप्रिंट्स को कम करना है। तो ओएनजीसी ने अभी एक रिपोर्ट दी है कि वो अपना पहला जो वेल है या जो कुआं है वो ड्रिल कर रही है, कहाँ पे, लद्दाख के पुगा रीजन में, सो दैट हम जियोथर्मल पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। ये प्रोजेक्ट की हेल्प से क्या होगा, हम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे सकते हैं वहाँ के जो रिमोट एरियाज हैं या फिर जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं, सो दैट जो डीजल पे डिपेंडेंसी उनको रिड्यूस भी कर सकते हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे वाटर को भी यूज़ करेंगे, हीट को भी यूज़ करेंगे। मतलब जियो का मतलब क्या होता है, जो अर्थ के अंदर जो हीट होती है उसको यूज़ करके वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें तो क्या होता है, जो अंडरग्राउंड, जो भी डीप अंडरग्राउंड जो हॉट वाटर स्टीम होती है उसको हम बाहर से निकालते हैं, अंडरग्राउंड वेल से निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ना पावर प्लांट। बेनिफिट्स क्या होते हैं, कार्बन फ्री होते हैं, रिन्यूएबल होती है और कॉन्टिन्यूस और अनइंटरप्टेड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। डिसएडवांटेज ये क्या है, क्योंकि हर जगह हमें वो जियोथर्मल एनर्जी नहीं मिल सकती, तो एक कुछ लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप इस प्लांट सेटअप कर सकते हो। हाइवर इसमें कुछ और एमिशन भी होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह के कुछ गैसेस आती हैं। हाइवर यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ में कुछ तरह के मिनी अटैक्स भी हो सकते हैं, मतलब डिजास्टर भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो इनिशियल कॉस्ट है वो उसकी ज़्यादा होती है। अभी के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ इन्वेस्टिगेशन करी है, तो उसमें बोला है कि इंडिया में नियर अबाउट 300 जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स होती हैं। और इसके अलावा बोला है कि और जो प्रॉमिसिंग जियोथर्मल साइट्स है वो लद्दाख में छुमटंग है, गुजरात का कैम्बे है, टाटा पानी इन छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना में खमाम है और महाराष्ट्र में रत्नागिरी है। फाइन, तो आप जरा देख सकते हो कि बेसिक टाइप्स कौन कौन से होते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट्स की। एक होती है ड्राई स्टीम होती है, इनमें क्या होता है, जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो स्टीम को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, साथ साथ वो अपने जो टर्बाइंस होते हैं उनको रोटेट कर सकें। फ्लैश स्टीम में क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो रिजर्व होते हैं वो हाई प्रेशर हॉट वाटर को यूज़ करते हैं स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। बाइंडर साइकिल क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, जो जियोथर्मल हॉट वाटर से जो हीट आती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं टू अनदर लिक्विड जो स्टीम को कन्वर्ट कर देता है। राइट, तो इस तरह की 3 डिफरेंट टाइप होते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट्स के। कई लोग ड्राई स्टीम होते हैं, एक ड्राई स्टीम सेटअप करते हैं, कहीं फ्लैश स्टीम या बाइंडर साइकिल। तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ हम पढ़ते हैं। नंबर ऑफ वुमेन साइंटिस्ट गोज अप ओवर पास्ट 2 डिकेड्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है। तो क्या पूछे, पिछले 20 साल में वुमेन साइंटिस्ट का नंबर बढ़ा है। तो अभी क्या है, डीएसटी का जो कुछ हाईलाइट है डाटा का, जरा देखते हैं। अगर हम रिसर्चर्स में देखें तो परसेंटेज ऑफ वुमेन है वो बढ़ गई हैं। 2015 में जो 13.9% कॉन्ट्रीब्यूट करती थी, 2018 में 18.67% है। हाइवर बहुत ही कम वुमेन रिसर्चर था जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, जो 14.5% है। इसके अलावा नेचुरल साइंसेस में ओनली, नेचुरल साइंस एंड एग्रीकल्चर में 22.5% है, हेल्थ साइंसेस में 24% है। मतलब कि एग्रीकल्चर और हेल्थ साइंस में फिर भी कंपैरेटिवली हाई है, लेकिन इंजीनियरिंग सेक्टर में जो वुमेन रिसर्चर्स है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी कम है। इसके अलावा 28% है वुमेन का पार्टिसिपेशन R&D प्रोजेक्ट्स में 2018-19 में, और यही पार्टिसिपेशन 13% था 2001 में। फाइन, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छा है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक, मतलब कि अगर आप मास्टर्स करते हो, चाहे MSc करते हो, चाहे MBA करते हो या MTech करते हो, लेकिन पोस्ट डॉक्टर लेवल पे, लाइक PhD लेवल पे बहुत कम है, मतलब कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन। अब वुमेन क्या क्या इश्यूज फेस कर रही है कि उनका पार्टिसिपेशन कम है। सबसे पहले आप सोच ही सकते हो, सोशल इश्यूज हैं, जेंडर बाइस्ड है, अर्ली मैरिज हो जाती है, क्योंकि पता है यार मास्टर्स कर लिया भाई बंदी 25 साल की होगी, 24 साल की, तो उनको लगता है भाई ब्याह दो भाई, ठीक है, क्यों उनको कुंवारा रखा हुआ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है रूल्स एंड प्रैक्टिसेस में, ग्लास सीलिंग। फाइन, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए गए हैं ताकि हम वुमेन की कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकें, कि दैट इज़ अ नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग स्कीम। डीएसटी के द्वारा तो हम वुमेन साइंटिस्ट को एनकरेज करते हैं। क्यूरी है एक स्कीम, दैट इज़ अ कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटी, जो कि किरण स्कीम का ही सब पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर वुमेन फ्रेंडली सेटअप कर रहे हैं। विज्ञान ज्योति स्कीम है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हाई स्कूल में बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, मेरिटोरियस गर्ल्स हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें स्टेम में, दैट इज़ स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में हमारी वुमेन के पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक गति स्कीम है, दैट इज़ द जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। ये मॉडल है बेस्ड ऑन यूके का एथेनियस स्ट्रक्चर में। इसके अलावा इंडो यूएस फेलोशिप है फॉर वुमेन इन स्टेम। स्टेम ऑलरेडी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, और एम का मतलब मेडिसिन। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है एथिकल कोड टू कीप डॉक्टर ड्रग मेकर नेक्सस एट बे नॉट मैंडेटरी येट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारा किस में कवर होगा, इंटरनल सिक्योरिटी में या फिर इकोनॉमी में करा हुआ है। अभी क्या है,
ये बताया है फ्रीबीज़, आपको पता है जो इलेक्शन के फ्रीबीज़ होते हैं जब हम फ्री में देते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो रिसेंटली ये बोला है कि जिस वक्त इलेक्शंस हुए हैं तो उस वक्त एलिगेशंस आया, ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि कहीं ना कहीं 1000 करोड़ रुपीज़ का फ्री बांटा गया है डॉक्टर्स को फार्मा कंपनीज़ के द्वारा, जिसकी वजह से फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में करप्शन देखने को मिला है। ठीक है, इसमें बोला है कि जो फार्मा कंपनीज की जो मार्केटिंग प्रेस, मतलब जो अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जैसे सिप्ला हो गया या फिर बहुत अलग अलग कंपनीज़ है ना, वो अपने प्रोडक्ट्स को जब बेचती हैं, मार्केटिंग करती हैं, वो किसके थ्रू करती हैं? इट इज़ गाइडेड बाय द यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। 2015 से इसी के थ्रू मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की जाती है और ये वॉलंटरी कोड होती है जो फार्मा एसोसिएशन कंपनीज इन्फोर्स करती हैं। ठीक है, हर फार्मा जो कंपनीज होती हैं वो अपनी मार्केटिंग में कुछ कॉमन करप्ट या अनएथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं। जैसे क्या करती हैं कंपनीज, क्या करती हैं डॉक्टर्स को मतलब ब्राइब करती हैं, डोनेशन दे देती हैं कि आप अपने कस्ट जो भी आपके पेशेंट्स हैं उनको ये हमारी कंपनी की दवाई क्या करो, प्रेस्क्रिप्ट करो। ठीक है, तो अगर डॉक्टर्स ही क्योंकि एंड में प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उससे अल्टीमेटली फ़ायदा क्या मिलेगा? उस पर्टिकुलर फार्मा कंपनी को मिलेगा। तो कंपनीज क्या करती हैं? दे ब्राइब डॉक्टर्स इन कैश और काइंड टू प्रिस्क्राइब देयर मेडिसिन। इसके अलावा वो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं कि हम आपकी रेपुटेशन बिल्डअप करेंगे बाय हेल्पिंग इन आर्टिकल्स, पब्लिकेशन, स्पीकिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज, ये सब हो गया। डॉक्टर्स को इन्वेस्टिगेटर्स कर बनाती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में और एज ए कमेटी मेंबर फॉर विच दे आर पेड हैवीली। मतलब कि हर चीज़ डॉक्टर्स के थ्रू होती है और डॉक्टर्स को उसके थ्रू वो हैवीली पेड करते हैं। स्टेप्स क्या लिए गए हैं सो दैट हम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल फार्मा मार्केटिंग कर सकें? सबसे पहले हमने क्या करा है, स्टैचुरी मतलब इसको लॉ फोर्सेबल लेके आए हैं सो दैट हम अच्छे से इफेक्टिवली फोर्स कर सकें अंडर दिस लॉ UCPMB। इसके अलावा हमने ऑलरेडी न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 आया था, तो उसमें हमने क्या किया, एथिकल मार्केटिंग और प्रमोशन को भी उसके अंदर डाला है। इसके अलावा हमने बोला है कि जो भी डॉक्टर्स या प्रोफेशनल बॉडीज़ को जो फार्मा कंपनीज पेमेंट देती हैं तो वो पेमेंट को उन फार्मा कंपनीज को पीरियोडिक टाइमली मैनर में डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, विद नो एक्सटेंशन ऑफ गिफ्ट्स एंड ट्रैवल फैसिलिटी। इसके अलावा ये बोला कि हमें इंडियन मेडिकल जो काउंसिल का प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 है उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करना है डॉक्टर्स के लिए, कंडक्ट विद फार्मास्यूटिकल एंड एलिड हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्री। इसके अलावा हमने कहना है रेगुलेशन ऐसे बनाना है ताकि जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं जेनेरिक नेम इन प्लेस ऑफ ब्रांड नेम। ठीक है, अभी आप देखना हमें क्या होता है कि हमें एक दवाई का नाम लिखता होता है डॉक्टर, लेकिन हमें स्पेशली ये नहीं लिखना कि हमें इसी ही ब्रांड की लेनी है, क्योंकि अगर उसी ब्रांड की लिख दोगे तब आप फार्मा कंपनी को फ़ायदा होता है। अगर आप नॉर्मल दवाई का नाम लिखोगे देन इट विल नॉट बी, क्योंकि वो तो सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है। आई होप आपको समझ में आओगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी, हेल्थ केयर इन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू इनोवेशन रिपोर्ट बाय द नास्कॉम। अभी क्या रिपोर्ट ने फोकस किया किस तरह से इंडिया का जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है, इनोवेशन आ रही है। इस हाईलाइट की रिपोर्ट हम देख लेते हैं। इंडिया का जो हेल्थ केयर मार्केट है 2016 से 2022 का देखो 5-6 साल में, तो वो 2.5 टाइम्स बढ़ा है और माना जा रहा है इस साल के एंड तक वो 370 बिलियन डॉलर की मार्केट बन जाएगा। 2000 हेल्थ केयर स्टार्टअप्स ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं जिसके अंदर 4 यूनिकॉर्न्स हैं। रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है गवर्नमेंट के हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में, 35% इंक्रीज़ हुआ है मेडिकल कॉलेजेस में बिटवीन दिस पीरियड, अलॉन्ग विद कुछ और इनिशिएटिव जैसे ई संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया। इसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ और इनोवेशन हेल्थ सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, फ्यूल कर रहे हैं, फ्यूल मतलब और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमारा एम है कि हमें 2025 तक जो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 17 साल करनी है, अभी 67 ईयर्स है, तो उसे 70 साल करनी है। और इसके अंदर हम सीनियर सिटीजन्स का जो परसेंटेज है वो टू रीच 16% करना है बाय 2041। इसके अलावा हमें इनकम भी राइज करनी है मिडिल क्लास लोगों की 2032 तक टू एड ओवर 70 मिलियन। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉस्ट है उसको भी राइज हो रही है, ठीक है, तो उसको भी हमें कम करना है। इसके अलावा क्या डिस्ट्रप्टिव ट्रेंड है हेल्थ केयर में, हेल्थ इंश्योरेंस आ रहा है, 30% पॉपुलेशन को इंश्योरेंस चाहिए। टेलीमेडिसिन, रिमोट केयर आ रहा है, ठीक है, जैसे आप फ़ोन के थ्रू कंसल्टेशन करते थे। हॉस्पिटल इंफ्रा बूम आ रहा है, मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये रिकमेंडेशन है कि हमें नेशनल हेल्थ एक ऐप सेटअप करने फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर वर्कफोर्स बिल्ड करने टू हैंडल द शॉर्टेज, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए जो नॉर्म्स उसको ईजी करना, लाइक अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हो कोई भी पब्लिक, तो उसके लिए जो नॉर्म्स उसको ईजी करना है। प्राइमरी केयर सैंडबॉक्स को डिजिटाइज करना है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहले लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, अभी के जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी उन्होंने अभी इसको लॉन्च किया है विद फुल टाइम लीगल एड लॉज। इसके अंदर 365 डिस्ट्रिक्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ होगी। ये जो बना है वो पब्लिक डिफेंडर सिस्टम की लाइन पे बना है। इसके अंदर एक है जो गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉयर को एम्प्लॉय किया जाएगा जो कुछ चीज़ों को
रिप्रेजेंट करेगा हु आर चार्ज विद क्राइम एंड कैन नॉट अफोर्ड टू पे एन अटॉर्नी। ठीक है, भाई कोई गरीब आदमी आपने उस पर चार्ज लगा रखा है मर्डर का, तो उसके पास पैसे नहीं है कि वो एक लॉयर हायर कर सके, तो गवर्नमेंट इसको हायर करेगी। नालसा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987। इसका काम है कि लीगल एड प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसकी पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को भी लिखता है। नेक्स्ट है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा जॉब परस्यू करें तो उसको मून लाइट बोलते हैं, विदाउट द अवेयरनेस ऑफ द मेन एम्प्लॉयर। ठीक है, मतलब कि आप एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हो और उसके मालिक को ही नहीं पता कि आप कुछ और जॉब कर रहे हो, तो वो गलत होता है और इसको अनएथिकल भी माना जाता है। रिमोट वर्किंग ने काफ़ी लोगों को हेल्प करी है कि वो इस ऑप्शन को ले सके। इससे क्या होता है, जो पीपल जिनके पास हाई स्किल्स होती हैं वो इस तरह की साइड जॉब करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना था कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, क्योंकि लोगों को बहुत टाइम मिला है, अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। जो ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है उसका सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर 450 ट्राइबल स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे मध्य प्रदेश झारखंड रीजन में। जो ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है वो फंड किया जा रहा है बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका एम की स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, सो दैट वो ट्राइबल लोग भी अच्छे से ग्रोथ कर सके। प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है 6 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड गुजरात। इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द संसदीय परिस्नाकुल योजना। ट्रेनिंग को कंडक्ट किया गया है जो रोल्स में, जैसे इलेक्ट्रीशियन रोल्स में, प्लम्बिंग, फार्म मैकेनाइजेशन, इन सब में हम उनको ट्रेन कर रहे हैं जो कि लोकल इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट एक्शन प्लान फॉर कैंपसेस अब्रॉड। अभी एक कमेटी है जिसको हेड की जा रही है बाय के राधा कृष्ण। उन्होंने कमेंट किया कि हमें कुछ इमीडिएट एक्शन प्लान लेने चाहिए सो दैट हम इंडिया इंस्टीट्यूशन में ऑफशोर कैंपस को भी स्टार्टअप कर सकें। सिग्निफिकेंस क्या होगा, जो ऑफशोर कैंपस होगा वो फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेगा और इंडियन इंस्टीट्यूट्स एक ब्रांड बन सकते हैं और इंडिया के स्टूडेंट को और एक्सपोज कर सकते हैं विद इंटरनेशनल कोर्स एंड कोलेब्रेशन। अभी के जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया तक ही लिमिटेड हैं, ठीक है, और इंडिया के स्टूडेंट्स ही इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो अब्रॉड के नहीं है, तो इससे क्या ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। इसके बाद इंडिया स्टूडेंट के पास ऑप्शन भी होगा कि वो कुछ अपने डिग्री का कुछ पार्ट है वो बाहर भी आप क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। जैसे अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो 2 साल आप इंडिया में कर लो और 1 साल आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में आप कर सकते हो, तो इंडिया के स्टूडेंट्स को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। नेक्स्ट है पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। ये है कि एक रिसेंट स्टडी हुई जिसमें ये बोला है कि अक्रॉस द मतलब कि वर्ल्ड जो रेन वाटर होता है काफ़ी प्लेसेस में उसको कंटेमिनेट पाया गया है फ्रॉम दिस सब्सटेंस। तो ये कुछ फॉरएवर केमिकल्स होते हैं, मैनमेड केमिकल्स होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक क्वेयर्स बनाने में, वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग हो, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो इस तरह के जो पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉइल, वाटर या एयर में जाते हैं जब उनको प्रोड्यूस किया जाता है और वो एनवायरनमेंट में रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। अगर अब रेन वाटर में भी ये प्रेजेंट है तो इसका रिया रिस्क है। सबसे पहले फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, लोग बच्चों में डेवलपमेंटल इफेक्ट्स आ सकते हैं, बॉडी हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं और कैंसर्स भी कुछ आ सकते हैं। रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर किया कि एक सॉल्वेंट है जिसका नाम है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर वाटर में मिक्स होता है तो वो PFA को डिग्रेड कर सकता है, मतलब इसको डिग्रेड भी हम कर सकते हैं, जो कि अच्छी डिस्कवरी है। नेक्स्ट है जीन मॉड्यूलेशन। रिसेंटली का जीन मॉड्यूलेशन को यूज़ किया गया, सोच रहे हम चाइना का जो राइस वैरायटी उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके बाय 48%। जीन मॉड्यूलेशन का आपको पता है कि हम उस पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी क्रॉप है, उसके जीन को कुछ टेम्परेरी अल्टर कर देते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन अच्छा कर सके। नेक्स्ट है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट की वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रक्शन हुई है। क्लाउड बर्स्ट का क्या होता है, कुछ लोकल एरिया में, कुछ छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, एकदम से इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड टाइप होता है, वाइस बार डिस्ट्रक्शन हो जाती है स्पेशली हिली रीजन में। हैवी रेनफॉल के सभी इंस्टेंसेस को क्लाउड बर्स्ट नहीं बोल सकते। रेनफॉल अगर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, देन उसको क्लाउड बर्स्ट इवेंट बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली होती है हिमालयन स्टेट्स में, जहाँ के जो लोकल टोपोलॉजी, विंड सिस्टम और टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है लोअर और अपर में टेम्परेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में, सबसे स्कॉटलैंड कैपिटल एडिनबर्ग है, तो स्कॉटलैंड का जो म्यूजियम है उसने एक डील साइन करी है टू रिटर्न 7 एंशिएंट आर्टिफैक्ट टू इंडिया, मतलब स्कॉटलैंड के म्यूजियम जो 7 चीज़ें हैं वो इंडिया में वापस आएंगी। स्कॉटलैंड यूरोप की कंट्री एंड इज अ पार्ट ऑफ आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फेमस है फॉर इट फिश की डिस्टिलरीज। बाउंड्रीज है, इसके साउथ में इंग्लैंड है, अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में। जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, टेम्परेट ओशनिक क्लाइमेट है, हाईएस्ट माउंटेन बेन नेविस है, मेजर रिवर्स उसकी तेज पे एंड क्लाइड है। नेक्स्ट है सोमालिया, जिसकी कैपिटल है मोगादिशु। तो अभी क्या है, यहाँ पे एक होटल है सोमालिया में, बाय अस भी एंडेड आफ्टर 30 और डील, ठीक है, मतलब इसकी जो सीज था वो 30 आवर इसकी डील चली है। सोमालिया ईस्टर्न मोस्ट कंट्री अफ्रीका की, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पेनिनसुला में लाई करती है। नॉर्थ वेस्ट में जिबूटी है, इथोपिया के वेस्ट में, और साउथ वेस्ट में केन्या है। गल्फ ऑफ एडन जो इंडियन ओशन है वो मैरीटाइम कनेक्टिविटीज को प्रोवाइड करती है। इक्वेटर सोमालिया के
पास होके जाता है। जोग्राफिकल फीचर है, टेबल लैंड है ये। मेन रिवर्स यहाँ पे शबेली है, जुबा है और हाईएस्ट पीक माउंट शबरीस और करकार है। फाइन। तो गाइज इसमें जो 21 एंड 22 अगस्त के डेली करंट है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।